स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग भारत का भूगोल की मैपिंग कर रहे हैं। वीडियो नंबर 2 है ये, ठीक है। इस वीडियो का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग भारत के भूगोल की मैपिंग करिएगा। देखिए, आज जो पढ़ना है टॉपिक है वो है हिमालय का विभाजन एवं पहाड़ियाँ। तो हिमालय का विभाजन पूरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पहाड़ियों पे जाएंगे। उत्तरी भारत की पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ, दक्षिणी भारत की पहाड़ियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ, ठीक है। इन सभी पहाड़ियों को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप आराम से डाउनलोड करके मैपिंग जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैप दिख रहा है ये आपको, बनाया हुआ मैप हाथ से है। भारत का या विश्व का जो मैप होता है दो तरीके का होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है, एक फिजिकल मैप होता है। जो फिजिकल मैप होता है उसमें पर्वत, पहाड़ियाँ, झील वगैरह दर्शाए गए होते हैं। जो पॉलिटिकल मैप होता है उसमें जो होता है जगहों के नाम दिए होते हैं। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं भारत का फिजिकल मैप है, तो भौतिक भारत का मैप है ये, ठीक है, जिसमें भारत का भौतिक विभाजन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जो भारत का भौतिक विभाजन है, भारत को भौतिक विभाजन के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में विभक्त किया गया है। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला जो क्षेत्र आपको रेड कलर से दिख रहा है, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। ये पहला विभाजन है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिएगा उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है ये, ठीक है। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र ये वाला, और ये जितने रेड कलर के दिए हुए हैं उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, ये पहला भाग है। पहला भाग उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र है उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो ब्लैक कलर से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसको किस नाम से जानते हैं? दूसरे नंबर को प्रायद्वीपीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय क्षेत्र और उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसके बीच में जो ब्लू कलर का बना हुआ है, इसको बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। किसके नाम से जानते हैं? उत्तर भारत का विशाल मैदान। विशाल मैदान, ये तीसरा विभाजन है भौतिक विभाजन में भारत का। पहला हो गया उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। पैर में चोट लगी है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, उसमें जो है ये लीड जो होती है रिकॉर्डिंग वाली, वो फंस जा रही है। तो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तीसरा हम लोगों ने देखा उत्तर भारत का विशाल मैदान। चौथा जो विभाजन होता है, इधर देखिए ये लक्षद्वीप वगैरह, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत का ये वाला जो पर्पल कलर का बना हुआ है, इसको और द्वीपीय क्षेत्र को अगर लेकर हम विभाजन के रूप में लिखते हैं तो लिखा जाता है, चौथा जो होता है वो होता है तटवर्ती मैदान व द्वीपीय क्षेत्र। द्वीपीय क्षेत्र ये भारत का भौतिक विभाजन है। ये फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, ध्यान रखिएगा। भारत का भौतिक विभाजन, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र ब्लैक कलर का बना हुआ है, ब्लू कलर का जो बना है उसको कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। इधर पर्पल कलर और द्वीपीय क्षेत्र जो है इसको तटवर्ती मैदान और द्वीपीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। पूरा जो भारत आप देख रहे हैं, ये जो भारत आप पूरा देख रहे हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा पर्वत पहाड़ियों के रूप में लिखें, पूरा भारत, चूंकि हमको हिमालय का विभाजन सबसे पहले और पहाड़ियां पढ़ना है, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना, केवल विभाजन हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। पूरा देश जो भारत है, इसके 10.6% भाग पर पर्वत है। पर्वत का विस्तार कितना है? 10.6% भूभाग। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसका 10.6% भाग क्या है? पर्वत है। ऐसे ही 18.5% या 18.5% भाग पहाड़ी है। कि 18.5% भाग क्या है? पहाड़ी है। पूरे भारत का जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसका 18.5% पहाड़ी है। पठार कितने क्षेत्रों पर है? तो 27.6 या 7% जो है क्या है? पठार विस्तृत है। पठार का विस्तार 27.6%। बाकी जो बच रहा है लगभग 43 कुछ बचेगा, 43.2% मान लेते हैं, ये मैदानी क्षेत्र है। तो पूरे भारत को जो 4 भागों में बांटा गया, पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदान में, उसमें आप देख रहे हैं 10.6% भाग क्या है? पर्वतीय है। और 18.5% क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। 27.67% या 66% या
27.7% कर लीजिए, पठार है। मैदानी जो भाग है वो 43.2% भाग है पूरे भारत के भौतिक प्रदेश का। बात तो करना है हम लोगों को इस वाले पोर्शन की, ये वाले पोर्शन जहां पर हिमालय का विस्तार है। हिमालय के विस्तार के अनुसार अगर आप देखेंगे, पहले देख लेते हैं मैप है, ठीक है। तो ये जो हिमालय वाला जो क्षेत्र आप पूरा ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, पूरा ये क्षेत्र, ये हिमालय का विस्तार जहां पर है वहां पे 10 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश में है। टोटल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के आप कह सकते हैं इसको। पहले 11 होते थे, अब 12 है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो गए। इस क्षेत्र में जो आप इसकी विशेषता अगर देखेंगे तो पहली विशेषता हम आपको बताते हैं, यहां पे पूर्वगामी जल अपवाह है। पूर्वगामी जल अपवाह है, इसका क्या मतलब हुआ? पहली बात तो समझिए, इस क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र में पूर्वगामी मतलब जो नदियां हिमालय के उत्थान से पहले जैसे उनका बहाव था वैसा ही बहाव रह गया, उन्होंने अपने मार्ग में परिवर्तन नहीं किया। चाहे सिंधु नदी हो, ब्रह्मपुत्र नदी हो, सतलज नदी हो, ये नदियां जैसे पहले बहती थीं हिमालय के उत्थान के बाद भी उसी दिशा में बहती रहीं, पहाड़ियों और पर्वतों को काटकर बहती रहीं। दूसरी, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है। आप ये जानते हैं कि भारत का जो विस्तार है 0 डिग्री आप देख ही रहे हैं, ये 23.5 नॉर्थ है, 23.5 नॉर्थ के बीचों बीच में, यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। और 23.5 साउथ, ये जो 23.5 ये वाला क्षेत्र होता है, ये ट्रॉपिकल एरिया होता है, इसके ऊपर सब ट्रॉपिकल होता है। मतलब भारत का कर्क रेखा के नीचे वाला हिस्सा ट्रॉपिकल एरिया में है, ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल एरिया में है। ट्रॉपिकल एरिया की एक विशेषता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्रेशर लो होता है, जिसकी वजह से बारिश ज़्यादा होती है, तो वनस्पतियाँ अच्छी होती हैं। उपोष्ण में थोड़ा अंतर आता है, चूंकि उपोष्ण अगर हम बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। जैसे स्टैंडर्ड बुक में आप देखेंगे तो ट्रॉपिकल के बाद सीधे के सीधे टेम्परेट दे देता है, सब ट्रॉपिकल को खा जाते हैं वो लोग। लेकिन सब ट्रॉपिकल का मतलब हुआ जो टेम्परेट क्षेत्र है, ट्रॉपिकल क्षेत्र है, इसके बीच में जो इकोटोन एरिया है, संक्रमण क्षेत्र है, जहां पर ट्रॉपिकल का भी और टेम्परेट दोनों की मौसमी दशाएं पाई जाती हो या जलवायु दशाएं पाई जाती हो, उसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया। तो उपोष्ण कटिबंध में ट्रॉपिकल एरिया का प्रभाव होता है, ज्यादा नहीं। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, उपोष्ण कटिबंध में विस्तृत है, उपोष्ण कटिबंध में पूरा हिमालय विस्तृत है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उपोष्ण कटिबंध में है, उपोष्ण कटिबंध में है ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, हिमालय का विस्तार आप जानते हैं, जैसे ये जो 0 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री करके 90 डिग्री आता है, तो भारत 23.5 तो बीचों बीच से जा रही, इसके ऊपर विस्तार 37 तक है। तो इसको आप कह सकते हैं भारत का विस्तार, मतलब हिमालय का विस्तार उच्च अक्षांशों पर है। कहाँ विस्तार है? उच्च अक्षांशों पर विस्तार है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उच्च अक्षांशों पर विस्तार है, उपोष्ण कटिबंध में है। भारत पूरा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दो में पड़ता है, हिमालय का पूरी तरह से उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल में है। उपोष्ण होने के कारण यहाँ पे जो वनस्पति मिलती है वो मिलती है शीतोष्ण सघन वनस्पति मिलती है। किस टाइप की वनस्पति मिलती है? शीतोष्ण सघन वनस्पति। ये शीतोष्ण सघन वनस्पति लिखने का ही मतलब है कि स्टैंडर्ड बुक का मतलब हुआ। जो हिमालय का विस्तार आप देखते हैं, जैसे आप जानते हैं कि पूरे भारत का जो विस्तार है 68, अगर देशांतरी विस्तार देखें 68-60 से 97-25 तक है। ऐसे अगर हिमालय का विस्तार हम देखें तो हिमालय का जो विस्तार आता है वो आता है 22 देशांतर रेखाओं के मध्य। 22 देशांतर रेखाओं के मध्य पूरे हिमालय की जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर लगभग है। अगर 22 देशांतर में कैसे तो 111.13 से आप गुणा कर लीजिएगा, 111.13 से गुणा कर लेंगे, लगभग 2400 किलोमीटर आ जाएगा। तो हिमालय का जो विस्तार है वो 22 देशांतर रेखाओं के मध्य है। हिमालय की पूरी यहां से लेकर यहां तक हिमालय की जो लंबाई लगभग आती है 2400 किलोमीटर आती है। पूरा विस्तार 22 देशांतर रेखाओं के मध्य है। कश्मीर में तो लंबाई मतलब चौड़ाई हिमालय की कम है, लेकिन कश्मीर और लद्दाख को अगर हम देख के चलें तो लगभग 150 से 200 किलोमीटर की लंबाई है, जबकि यही लंबाई अरुणाचल प्रदेश में 400 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, 2400 किलोमीटर में फैलाव है। एक और विशेषता है, पूरे विश्व की 6500 मीटर से ऊंची 94 चोटियां हैं। पूरे विश्व में 6500 मीटर से ऊंची कितनी चोटियां हैं? 6500 मीटर से ऊंचाई पर जो सबसे ऊंची चोटियां कितनी है? 94 है। इनमें से 92 अकेले हिमालय में है, अकेले 92 हिमालय में है, केवल 2 बाहर है, बाकी हिमालय में है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अच्छा, थोड़ा सा और आपको ले चलते हैं। मिटा लेते हैं फिर ले चलते हैं आपको, नहीं तो दिक्कत होगी। देखिए आगे समझिए, कितना मिनट हो गया? 10 मिनट, ठीक है। चूंकि मिनट देखना है, पता नहीं कल बनने के बाद वीडियो कैमरा जो है वो 29 मिनट 59 सेकेंड के बाद 0 मतलब दिखा दिया। कैमरे में वीडियो चल रहा है, लैपटॉप में नहीं आ रहा है। जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग की ऊंचाई आप देखेंगे तो कम है। हिमालय में पश्चिमी भाग की ऊंचाई कम है। अगर इसको आप इस तरह देखें, जो पश्चिमी भाग है, मान लीजिए यहां से इधर पश्चिमी भाग है, इधर पूर्वी भाग है, तो जो पश्चिमी भाग है इसकी ऊंचाई कम है। पूर्वी भाग में आप कह सकते हैं ऊंचाई बढ़ती है, जिससे विविधता भी बढ़ती है। तो ऊंचाई पूर्वी भाग में बढ़ रही है, साथ में विविधता भी बढ़ रही है। विविधता मतलब बहुत सारी विविधताएं बढ़ रही हैं, जिसमें पेड़ पौधों की विविधताएं बढ़ेंगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पश्चिमी भाग, हिमालय के पश्चिमी भाग में जो ट्री लाइन का मान है वो कम है। ट्री लाइन का मान जो है वो कम है, लगभग 4500 मीटर के आसपास है। पूर्वी भाग में ट्री लाइन का जो मान है वो अधिक है। ट्री लाइन का मान क्या है? अधिक है। तो दो चीजें हो गई, पूर्वी भाग में ऊंचाई के साथ विविधता बढ़ रही है, पश्चिमी भाग में ऊंचाई कम है, विविधता भी कम है। पश्चिमी भाग में ट्री लाइन का मान कम है, पूर्वी भाग में ट्री लाइन का मान अधिक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हिमालय है इसका विस्तार किन किन राज्यों में है, सबसे पहले ये हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक एक करके पॉइंट को देखना होगा कि कहाँ किन किन राज्यों में है। चलिए आइए विस्तार देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको 2 राज्य दिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, 2 आपको केंद्र शासित राज्य ये दिख जाएंगे। ये देखिए, ये कश्मीर हो गया है और इधर ये लद्दाख। ये तो एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ जम्मू कश्मीर लिखा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये पुराना मैप है, ठीक। तो जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश आपके पड़ जाते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश पड़ रहा है, उसके बाद उत्तराखंड पड़ रहा है। तो एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सिक्किम पड़ जा रहा है 3। उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7 ये हो गए। आसाम के 2 जिले, शायद दीमा हंसाओ और कार्बी ओंगलांग वगैरह, तो आसाम भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 नंबर। पश्चिम बंगाल के भी 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 9 हो गया है, ठीक है। अब क्या बचा है, देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से बचे। जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, देहरादून हो गया, मतलब उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा बचा है 10 हो गया। ये 10 राज्य हो गए विस्तार। और 11वां नंबर पर संघ शासित राज्य हो गया और 12वें नंबर पर संघ शासित राज्य हो गया। एक जम्मू कश्मीर हो गया, एक लद्दाख हो गया। तो 10 + 2 राज्यों में विस्तार देखने को मिलता है। अगर पूछे केवल राज्यों का विस्तार तो 10 बताएंगे। अगर संघ शासित राज्य जो है के साथ पूछे राज्य और संघ शासित किस तरह दे देगा, तब आप 12 बताएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। हालांकि आसाम के मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पश्चिम बंगाल के 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। चलिए आगे। हिमालय को सामान्यतः 4 उप विभागों में विभाजित किया जाता है। पूरा हिमालय जो 4 उप विभाग हैं, सबसे पहले उसको देख लीजिए आप, कौन कौन से 4 विभाग हैं, उसमें आपको एक एक करके बताते चलेंगे। सबसे ऊपर जो हिमालय है इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। किस नाम से जानते हैं? ट्रांस हिमालय के नाम से। ट्रांस हिमालय को परा हिमालय भी कहते हैं, हिमालय का बाहरी क्षेत्र परा हिमालय, तिब्बती हिमालय भी कहते हैं और टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके नीचे वाला एक एक क्रम आपको बताने चलेंगे। ये है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, बाद में इसकी चर्चा करेंगे। ये है लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। ये है शिवालिक हिमालय, इसको केवल बनाए हैं आपको दिखाने के लिए, अभी आगे आपको एक एक करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण क्रम, ऊपर सबसे ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है इसी को हमको इसमें पढ़ना है, उसी को परा हिमालय, तिब्बती हिमालय, टेथिस हिमालय के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो जो भारत है, ये आपको भारत दिख रहा है, भारत का जो प्रवाह है वो उत्तर दिशा की ओर है।
तो जो ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है वो यूरेशियन प्लेट से हुआ है। यूरेशियन प्लेट का दक्षिणी हिस्सा ट्रांस हिमालय का निर्माण करता है। तो किससे हुआ है अगर पूछा जाए तो यूरेशियन प्लेट से। अच्छा, यूरेशियन प्लेट जो दक्षिणी भाग है वो टेथिस सागर का भाग है। दक्षिणी यूरेशियन प्लेट का दक्षिणी, जहां पे पहले टेथिस सागर हुआ करता था, उसके अवसादों से भी आप कह सकते हैं ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। तो पहला यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है ट्रांस हिमालय, दूसरा आप कह सकते हैं टेथिस हिमालय, टेथिस जो सागर था उसके अवसादों से जो है किसका निर्माण हुआ है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। ट्रांस हिमालय के अगर आप उत्तर में देखेंगे, उत्तर और पश्चिम में आप देखेंगे तो यहां पे जो है पामीर की घाट है, पामीर की घाट है। ट्रांस हिमालय का अगर आपको विस्तार देखना है तो तीसरे पॉइंट पे लिख लीजिएगा, स्पेशली लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर में भी होता था, थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर से टच करता होगा वरना नहीं करता। पूरा विस्तार जो है लद्दाख में पूरी तरह से आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण जो है हिमालय से पर्वत पहले हो चुका था, हिमालय पर्वत से पहले इसका निर्माण हो चुका था। इसकी जो चौड़ाई है, अगर चौड़ाई की हम बात करें तो 40 किलोमीटर चौड़ाई है, और अगर लंबाई की हम बात करें तो 965 किलोमीटर लंबाई है। आगे चलकर इसी का भाग जब आगे बढ़ता है तो इसको कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं तिब्बत हिमालय में। इसमें कोई दिक्कत नहीं, टेथिस के अवसाद पाए जाते हैं, उसके अवसादों से निर्माण हुआ है। ग्रेनाइट की चट्टानें इसकी खुदाई में मिलती हैं, मतलब तृतीयक युग की जो चट्टानें हैं वो मिलती हैं। इसका जो निर्माण हुआ है ना वो टर्सरी अगर एरा को हम देखें और कैम्ब्रियन युग तक आए तो उन प्रकार की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ये ब्रह्मपुत्र नदी को, सिंधु नदी को, सतलज नदी को जन्म देता है, जो कि पूर्वानुवर्ती नदियां हैं या पूर्वगामी। पूर्वानुवर्ती एक ही शब्द है या पूर्वगामी, इसका मतलब हुआ जैसा पहले बहती थी हिमालय के उत्तान पर वैसे ही बहती रही। ये ऐसी नदियों को जन्म देता है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, कौन सी नदी है, सतलज, इन सबको नदियां जो पूर्वानुवर्ती नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांस हिमालय में आप देखेंगे तो कारकोरम श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। कारकोरम अभी आगे आपको हम दिखाएंगे। लद्दाख श्रेणी भी, जास्कर का उत्तरी हिस्सा भी इसका आता है। जास्कर का जो विस्तार है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है, तो इसका उत्तरी हिस्सा जो है ट्रांस हिमालय में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांस हिमालय में एक भारत की सर्वोच्च चोटी है, वैसे विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो ट्रांस हिमालय में है, उसको कहते हैं K2 या गाडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर की ऊंचाई पर है। ये भारत का सर्वोच्च शिखर जो POK में स्थित है। और दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हिमालय में दूसरी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद गाडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर ऊंचाई पर है। ट्रांस हिमालय में ही कुछ हिमनद ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन हिमनद है, लगभग 76.77 मीटर लंबा है। बियाफो हिमनद है, 60 किलोमीटर लंबा है। बाल्टेरो है, हिस्पर है, ये सारे जो ग्लेशियर्स हैं, हिमनद हैं, यहीं पर पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, एक एक करके आपको ले चलेंगे, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज देखिए, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, बीच में कोई ऐसी जगह होगी जिससे अलग हो रहा होगा, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय अलग हो रहा होगा। जो अलग करने वाली लाइन है उसको बोलते हैं सचर जोन। मतलब किसको, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को कौन सी लाइन अलग करती है, तो सचर जोन अलग करती है, या इसी को हिंज लाइन के नाम से जाना जाता है। किस लाइन के नाम से, हिंज लाइन के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाए ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय से किससे अलग होता है, तो आपको बताना होगा कि सचर जोन या हिंज लाइन से अलग होता है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आपने आप ही मान लिया कोई दिक्कत नहीं। अगला है ग्रेट हिमालय का विस्तार। सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय देखा था, दूसरा विस्तार हम लोग देखे थे ग्रेट हिमालय का। ये ग्रेट हिमालय का विस्तार, ठीक है, ये ग्रेट हिमालय है। पहले भी बता चुके आपको कि सचर जोन से अलग हो रहा है या हिंज लाइन से अलग हो रहा है। ये ट्रांस हिमालय है, ठीक। तो ग्रेट हिमालय को महान हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं, या आंतरिक हिमालय के नाम से जानते हैं, या सर्वोच्च, इसी के सारे के नाम है। जो ग्रेट हिमालय है इसका निर्माण मेटामार्फिक चट्टानों से यानी कायांतरित चट्टानों से हुआ है, मेटामॉर्फिक रॉक से हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। मेटामॉर्फिक रॉक में स्पेशली जो जिससे निर्माण हुआ, जैसे ग्रेनाइट है, नीस है, शिस्ट है, इन सब से जो है महान हिमालय का निर्माण हुआ है। महान हिमालय के अगर हम बात करें औसत ऊंचाई क्या है, औसत ऊंचाई जो महान हिमालय की है वो 6100 मीटर है लगभग।
कितनी है औसत ऊंचाई? 6100 मीटर। और सबसे अधिक ऊंचाई पर ग्रेट हिमालय, इसीलिए महान हिमालय कहते हैं। इसकी जो लंबाई है, पूरा लेकर लंबाई अगर आप देखेंगे तो 2400 किलोमीटर के आसपास लंबाई देखने को मिलती है। चौड़ाई 250 किलोमीटर के आसपास मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिलती है। इसका विस्तार है कि यहाँ पे नंगा पर्वत है, यहाँ पे नामचा बारवा है, तो नंगा पर्वत से लेकर आप कह सकते हैं नामचा बारवा जो तिब्बत में है वहां तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ग्रेट हिमालय का नामचा बारवा बोलते हैं, ठीक है। पूरे हिमालय में सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है वो ग्रेट हिमालय की है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कहां तक विस्तार है? नंगा पर्वत से नामचा बारवा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। विश्व की सभी ऊंची चोटियां इसी में स्थित है, ग्रेट हिमालय में। चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा है। इसको चोंगोलुंगमा के नाम से जानते थे पहले, तिब्बती भाषा में चोंगोलुंगमा नाम से जानते हैं। चोंगोलुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी, तो माउंट एवरेस्ट को चोंगोलुंगमा नाम से जानते हैं। क्लियर? मकालू हो गई, कंचनजंगा हो गई, अन्नपूर्णा हो गई, नंगा पर्वत, नामचा बारवा, नंदा देवी, सभी जो ऊंची चोटियां हैं इसी में स्थित। जो ग्रेट हिमालय है इसका जो ढाल है, इसका ढाल चूंकि सर्वोच्च चोटियां इसी में है तो इसका जो ढाल है काफी तीव्र है, काफी तीव्र है। ढाल मतलब बहुत तेजी से है इसमें, क्योंकि सबसे ऊंचाई पर स्थित है तो कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर में अगर हम देखें कि कश्मीर वाले क्षेत्र में जो हिमनदी ग्लेशियर होते हैं उनकी जो ऊंचाई लगभग 2450 किलोमीटर, 2450 मीटर के आसपास होती है, लगभग 2450 मीटर के आसपास होती है। मतलब जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर की बात हो रही है, अगर हम कश्मीर की तरफ देखें तो 2450 मीटर के आसपास। यही अगर आप पूर्वी भाग में ग्लेशियर की ऊंचाई देखना चाहेंगे तो ये ऊंचाई बढ़कर 3950 मीटर के आसपास पहुंच जाती है, 3950 या 3950 से 60 तक पहुंच जाती है। महान हिमालय, इसके नीचे आप देख रहे हैं कौन सा हिमालय है, फिर लघु या मध्य हिमालय हमने आपको बताया था। तो लघु और मध्य हिमालय के बीच जो लाइन है उसको किस नाम से जानते हैं? MCT के नाम से जानते हैं। MCT देखिए यहां पे क्लियर कर दे रहे हैं, ट्रांस हिमालय हो गया या ग्रेट हिमालय हो गया, उसके बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय हो गया, ठीक। तो इसके बीच में जो है वो है हिंज लाइन है या सचर जोन है, हिंज या सचर जोन है। इसके बीच में जो लाइन डिवीजन का काम करती है उसको MCT बोलते हैं, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर हम शिवालिक को भी देख लें, शिवालिक, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच MBT है। MBT यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। ये चीज आपको हमेशा में ध्यान में रखना है। चलिए आगे ले चलते हैं आपको अगले पॉइंट पे। अगला है लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। ग्रेट हिमालय के दक्षिण में ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये ग्रेट हिमालय हो गया, ये लघु हिमालय हो गया। हमने यहाँ पे बताया था हिंज लाइन, ये ट्रांस हिमालय बताया था, ये ग्रेट हिमालय बताया था, ये लघु या मध्य हिमालय देख ही रहे हैं आप, ऊपर लिखा है, ठीक। इसके बीच में जो थी MCT थी, ये शिवालिक हिमालय है, तो इसके बीच में जो MCT ये थी ये MBT है, ठीक। तो ये शिवालिक है, ध्यान रखिएगा, ये हम आपको बता चुके हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ग्रेट हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है उसको हम बोलते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय। शिवालिक हिमालय के उत्तर में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय आप देख रहे हैं, खासकर इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। महान हिमालय के समानांतर विस्तृत है। महान हिमालय ये आप देख रहे हैं, इसी के समानांतर इसका विस्तार आप देख रहे हैं, जिसके कारण लघु हिमालय कहते हैं, इसी कारण लघु हिमालय नाम पड़ा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे धौलाधार, पीर पंजाल, महाभारत वाली, मसूरी श्रेणी, ये सभी पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे कश्मीर की घाटी भी मिलती है, यहाँ पे इस क्षेत्र में कश्मीर घाटी मिलती है, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, ये सब। और अच्छा, कश्मीर के कई घास के मैदान भी मिलते हैं, जैसे सोनमर्ग है, गुलमर्ग है। उत्तराखंड में जब आप पहुंचेंगे, ये वाले उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, तब इन्हीं घास के मैदान जो सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, इसका नाम बुग्याल हो जाता है, पग्यार हो जाता है उत्तराखंड क्षेत्र में। पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा यहीं पर स्थित है। इसका भी ढाल जो है, अगर ढाल इसको देखेंगे तो जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग, इसमें ढाल तीव्र है, उत्तरी भाग में ढाल जो है थोड़ा सा मंद है, ये आप कह सकते हैं। यहाँ भी कोड़ाधारी वन मिलते हैं, ठीक। अगले की तरफ चलते हैं। अगला आप देख रहे हैं शिवालिक हिमालय, जिसे वाय हिमालय या हुप हिमालय के नाम से जानते हैं। ये है शिवालिक हिमालय।
इसके ऊपर लघु हिमालय है, पहले ही आपको बता चुके हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच MDT है, मेन बाउंड्री थर्ड से जिससे अलग होता है। चूंकि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है ये, इसीलिए इसको जो है सबसे वाय हिमालय के नाम से जानते हैं और नवीनतम श्रेणी है हिमालय की। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ कर नहीं सके तो जो कमजोर होता है ना उसको परिवार भी मारता है, तो रिश्तेदार क्यों नहीं मारेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मारने का मतलब थप्पड़ मारने से नहीं, मतलब आपको गिराने की कोशिश रहेगी। जो जितना गरीब होगा उसको उतना गिराया जाएगा, जो जितना कमजोर होगा उसको उतना ही दुनिया गिराएगी। पूरा परिवार गिराने पर लग जाता है, और तो छोड़िए केवल माँ बाप को छोड़कर सभी लोग गिराने में लग जाएंगे। हालांकि एक्सेप्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि उसको आदमी गिराता है, उसको गिराने पर लग जाएगा। ठीक है, अब कुछ बताना चाहते हैं लेकिन बताएं नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, वरना आप समझदार हैं, समझ लीजिए कि हमेशा आपको गिराया जाएगा अगर आप कमजोर रहेंगे। इसलिए ताकतवर बनना है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सफल हो, एग्जाम क्वालिफाई करें, जो एम है उस पर आप पहुंच जाए। जो पूरा रिश्तेदार परिवार चाहते हैं कि ये आप नहीं कर पाएंगे वो आप करें, वो सफलता है। आपको संतुष्टि मिल जाए कि हमने इस चीज़ की तैयारी की, ये चीज़ मिला, तो वो सफलता है। आप जिसमें संतुष्ट रहें, जिसको करने में आपको मजा आए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़ना, एक एक चीजें आपको पढ़ना है। शिवालिक हिमालय की जो चौड़ाई आप देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 से 30 किलोमीटर के बीच इसकी चौड़ाई है, लेकिन हिमालय के पास पहुंचने पर 50 किलोमीटर हो जाती है। इसकी लंबाई 900 से 1200 मीटर के आसपास है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ये हिमालय की शिवालिक हिमालय वाली जो पहुंचती है, यहाँ पे जो श्रेणी गोरखपुर के पास पहुंचती है, गोरखपुर जो कि यूपी में है, गोरखपुर के पास जब पहुंचती है तो 2 श्रेणियों में बढ़ती है। एक श्रेणी जब निकलती है तो इसमें 2 नाम से जानी जाती है, ध्यान रखना है। हिमालय की तरफ से मान लीजिए श्रेणी निकली तो जो पश्चिम भाग में है इसको हुंडवा श्रेणी के नाम से जानते हैं, शिवालिक श्रेणी को, और जो पूर्वी भाग में है उसको चुरिया मुरिया नाम से जानते हैं। किसके नाम से? चुरिया मुरिया। ये गोरखपुर में विस्तृत है, जो शिवालिक हिमालय का ही भाग है, ये आपको ध्यान में रखना है। शिवालिक हिमालय का ही भाग है चुरिया मुरिया भी और हुंडवा श्रेणी भी। ठीक है, और मिसमी पहाड़ियां हैं, डाफला पहाड़ियां हैं, ये सब इसी शिवालिक हिमालय या वाय हिमालय या उप हिमालय का ही भाग है। चूंकि दक्षिण हिमालय का भाग है, इसका विस्तार आप देखेंगे तो पाकिस्तान के पोतवार क्षेत्र से लेकर इधर अगर आप लास्ट में आएंगे तो जो तीस्ता नदी निकल रही है, तीस्ता नदी, वहां तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ये बार बार मेरे में फंस जा रहा है इसलिए दिक्कत हो रहा है। मायोसीन एरा में इसका निर्माण हुआ है शिवालिक हिमालय का। आगे देखेंगे कि मायोसीन में कैसे कैसे हुआ। कांग्लोमेरेट, ज्यादातर यहाँ पे जो बालू कंकड़ है कांग्लोमेरेट है, इस तरह की रॉक से ये निर्मित है, ध्यान रखेगा। इसका जो दक्षिणतम भाग है, दक्षिण भाग, ये वाला दक्षिण वाला एकदम, इसको गिरिपदीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गिरिपदीय क्षेत्र। हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र शिवालिक का दक्षिणतम भाग कहलाता है। भाबर का मैदान भी कहा जाता है। और ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। चलिए, इससे पहले एक चीज और देख लीजिए। यहां पे जो आपको हिमालय देखने को मिल रहा है, ये देखिए, यहां पे क्लियर कर देते हैं आपको। सबसे पहले था, यहां याद कर लीजिएगा, बहुत हिमालय इंपॉर्टेंट है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो पेलियोजोइक एरा में हुआ है। किसमें हुआ है? पेलियोजोइक एरा में। कब हुआ है? पेलियोजोइक एरा में हुआ है। जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, पहला ट्रांस हिमालय, जिसका निर्माण ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला ट्रांस हिमालय, पेलियोजोइक एरा, किसी दिन एरा को समझाएंगे। ग्रेट हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन में हुआ है, ओलिगोसीन पीरियड में हुआ है, यह ध्यान रखना। एरा और पीरियड में अंतर होता है, यह भी हम आपको बताएंगे। ऐसे लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय है, इसका निर्माण, लघु हिमालय या मध्य हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो मायोसीन में हुआ है। ऊपर हमने कहीं बोल दिया शिवालिक का निर्माण जो है मायोसीन में हुआ है, गलत बोल दिया है, उसको सही कर लीजिएगा। जो शिवालिक का निर्माण है, शिवालिक का निर्माण जो स्पेशली अगर आपसे 2 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, एक पीरियड पूछ सकता है, एक एरा। अगर पीरियड पूछे तो आप बताएंगे सेनोजोइक, एरा पूछेगा तो सीनोजोइक एरा आप बताएंगे। अगर इसमें भी ध्यान रखना है, कभी कभी क्योंकि निर्माण इसका पहले प्रारंभ हो चुका था, तो इसको पैलियोसीन भी बोल सकते हैं।
पैलियोसीन या जोइक नहीं, पैलियोसीन की बात हो रही है। तो दोनों ऑप्शन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पैलियोसीन अगर एरा पूछेगा, सीनोजोइक पैलियोसीन का शायद भाग है, देखेंगे तब बताएंगे, याद नहीं आ रहा, किसी दिन पढ़ा देंगे आपको डिटेल में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पर्वत श्रेणियां, तो पर्वत श्रेणियों में ये चीज खासकर ध्यान रखिएगा, जो लिखी हुई है वो नॉर्थ टू साउथ क्रम में लिखी हुई है। नॉर्थ टू साउथ क्रम यही है। सबसे पहले कारकोरम है, एक ट्रिक अभी आपको हम बता देंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो श्रेणी दिख रही है ये कारकोरम श्रेणी है। कारकोरम का अगर हम के ले लें, यहाँ पे देखिए एक एक करके बताएंगे। कारकोरम, उसके बाद ये लद्दाख है श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी का ये एल ले लें, तो ये हम दोनों मिला के कह सकते हैं कल। और ये जास्कर श्रेणी है, जास्कर को हम कर लेंगे जाएंगे, ट्रिक बनाने के लिए जाएंगे कर लेंगे, ठीक। उसके बाद अगली जो दिख रही है जास्कर के बाद वो पीर पंजाल दिख रही है। कौन सी? पीर पंजाल। पीर पंजाल का पी ले लेंगे। उसके बाद ये वाली जो दिख रही है आपको, ये दिख रही है धौलाधार। धौलाधार, धौलाधार का डी ले लेंगे। ये है शिवालिक, इसका हम यस ले लेंगे, ठीक। ये नॉर्थ टू साउथ क्रम में आपको देखना है अगर, तो कल जाएंगे लिख लीजिएगा, पीडी, पीडी मतलब पेन ड्राइव, और बाद में यस लगा दीजिए, पीडीएस लेने, कल जाएंगे पीडीएस लेने। तो कारकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, ये नॉर्थ टू साउथ क्रम है, जरूर याद कर लीजिएगा। पहली बात आपको बता दे रहे हैं, कारकोरम श्रेणी एक एक करके हम लोग देखते हुए चलते हैं। यहां से आपने ये नॉर्थ टू साउथ क्रम लगभग सभी देख लिया है, तो एक एक क्रम देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली कारकोरम श्रेणी है। कारकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय में है, ये आपको हम पहले बता चुके हैं। दूसरी बात, कारकोरम देखिए पामीर के पठार से इसका विस्तार देखा जाता है, जो जम्मू कश्मीर और तिब्बत तक इसका विस्तार देखा जाता है। इसी का भाग जब आगे बढ़ता है तब कैलाश श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जो ट्रांस हिमालय का भी नाम आता था। तो ये आप कह सकते हैं कारकोरम का जो पूर्वी भाग है उसको कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सॉरी पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर आपने अभी देखा, गार्डविन आस्टिन को K2 यहीं पर अवस्थित है। यहाँ पर बड़े बड़े जो हिमनद हैं, सियाचिन, बाल्टेरो, हिस्पर हो गया, बियाफो हो गया, ये सब यहीं स्थित है। इसका एक नाम और है, इसको कृष्णागिरी नाम से जानते हैं, कृष्णागिरी नाम से भी इसको जाना जाता है। कारकोरम को कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कृष्णागिरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला जो आप देख रहे हैं वो लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी अगर देखेंगे, कारकोरम के दक्षिण में सिंधु नदी है, सिंधु और श्योक नदी के बीच में ये स्थित है, सिंधु और श्योक नदी के बीच में स्थित है लद्दाख श्रेणी। किसके? श्योक नदी और सिंधु नदी दोनों के बीच में फैली हुई लद्दाख श्रेणी है, ये आपको ध्यान रखना है। जो लद्दाख श्रेणी है इसकी अगर सर्वोच्च चोटी आपसे पूछी जाए तो राकापोसी है, जो विश्व की सबसे ऊंची ढाल, सबसे ज्यादा ढाल वाली चोटी भी है राकापोसी, ये आपको ध्यान रखना है। तो लद्दाख हिमालय की सर्वोच्च चोटी राकापोसी, विश्व की सबसे ज्यादा ढाल वाली चोटी राकापोसी है, जो कि लद्दाख श्रेणी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। अगला आपको दिख रहा है उसके बाद वाला जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी ग्रेट हिमालय का ही विस्तार है, आप कह सकते हैं। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, इसका विस्तार उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं। जास्कर का ये देखिए उत्तराखंड में टच कर रही है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और थोड़ा सा उत्तरी हिस्सा लद्दाख से टच करता है, बस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लद्दाख के दक्षिण में है, स्पेशली आप कह सकते हैं, थोड़ा सा बाउंड्री टच करती है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ की सर्वोच्च चोटी अगर पूछी जाए जास्कर की, तो नंगा पर्वत यहाँ की सर्वोच्च चोटी। वैसे पर्वतों को अभी आपको दिखाएंगे, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है नंगा पर्वत की श्रेणी में है, कारकोरम में है, लद्दाख में है, जास्कर में है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बता सकते हैं आसानी से। अगला श्रेणी देखिए, पीर पंजाल श्रेणी। अच्छा, पीर पंजाल श्रेणी जो है वो लघु हिमालय या मध्य हिमालय का भाग है। इसका उत्तरी हिस्सा थोड़ा सा ग्रेट हिमालय में आता है, बाकी जो है ये लघु हिमालय की एक श्रेणी है। इसका विस्तार कश्मीर से होकर शुरू होता है। एक चीज यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, किशन गंगा नदी है, किशन गंगा है, झेलम है, चिनाब नदी है। ये तीनों नदियां इसी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को काटकर बहती है, खूब पूछा जाता है, ध्यान रखना है। किशन गंगा नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी,
पीर पंजाल श्रेणी को काटकर बहती है, ध्यान रखना है। कश्मीर घाटी यहाँ पे होती है, कश्मीर घाटी जो है जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी को अलग करने का काम करती है। यहाँ पे जवाहर सुरंग भी बना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला है धौलाधार श्रेणी, ये वाली धौलाधार श्रेणी है। धौलाधार श्रेणी आप कह सकते हैं कि पीर पंजाल के दक्षिण में विस्तृत है, पीर पंजाल के दक्षिण में विस्तृत है। ये भी आप कह सकते हैं लघु हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी ये है, जिसको किसके नाम से, महाभारत की श्रेणी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए जो हिमालय है उसकी हिमरेखा, हिमरेखा की जो है उसकी ऊंचाई क्या है देख लेते हैं। तो हिमरेखा हिमालय की, ठीक, अगर हिमरेखा हम हिमालय की औसत हिमरेखा को हम देखें, ठीक है, औसत हिमालय जो है इसकी औसत हिमरेखा कितनी है अगर पूछा जाए, एवरेज हिमरेखा औसत, तो ये जो हिमरेखा है 4300 से लेकर 6000 मीटर तक है। कितना है, 4300 से लेकर 6000 मीटर तक ये हिमरेखा है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम ग्रेट हिमालय की बात करें, ग्रेट हिमालय की हिमरेखा कितनी है ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। 4500 से 6000 मीटर तक हिमरेखा मिलती है, ठीक, ग्रेट हिमालय में। अगर यही हम पश्चिमी हिमालय की बात करें, वेस्टर्न हिमालय की बात करें, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी। पश्चिमी हिमालय में जो हिमरेखा है थोड़ा सा मतलब ऊपर है, 5800 मीटर के आसपास है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी हिमालय की अगर हम हिमरेखा देखें, पूर्वी हिमालय की हिमरेखा अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा लो है, 4300 है, 4300 मीटर है, ये हिमरेखा है हिमालय की। आइए आगे ले चलते हैं। ये है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत की सबसे पहली पहाड़ी मिस्मी पहाड़ी दिख रही है, जो कहां पे है अगर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी हिस्से में दिख रही है आपको मिस्मी पहाड़ियां। अरुणाचल प्रदेश का दिबांग डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये पहाड़ियां पाई जाती हैं। एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इन्हीं पहाड़ी को काटकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी मिस्मी पहाड़ियों को काटकर आगे बढ़ती है, ये ध्यान रखना है। अगली पहाड़ी मिस्मी पहाड़ी के पूर्व में, पश्चिम में आपको अबोर पहाड़ी दिख रही है। अबोर पहाड़ी जो है चीन की सीमा रेखा के सहारे अरुणाचल प्रदेश में लगी हुई है, अरुणाचल प्रदेश के बीच के उत्तरी हिस्से में लगी हुई है। यहाँ पे एक नदी आती है सुबनसिरी नदी। ये सुबनसिरी नदी जो है अबोर पहाड़ी को मिरी पहाड़ी से अलग करने का काम करती है। अबोर के पश्चिम में आप देखेंगे आपको मिरी पहाड़ी देखने को मिलेगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो अबोर पहाड़ी है ये बांस, चीड़, इन सब वृक्षों से आच्छादित है, घिरी हुई है। मिरी पहाड़ी अगर आप देखेंगे तो मिरी पहाड़ी लखीमपुर में है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश के कहां पे, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये भी अरुणाचल प्रदेश में, ये भी अरुणाचल प्रदेश में, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। एक और है पटकाई बूम भी अरुणाचल प्रदेश में, आगे वो आएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं डाफला पहाड़ी। डाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के अगर देखेंगे तो दक्षिण में केंद्रीय भाग में स्थित है, लगभग केंद्रीय भाग में आप कह सकते हैं। जो डाफला पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश में है। बांस हो गया, चीड़ हो गया, देवदार हो गया, पाइन हो गया, इन सब वृक्षों से आच्छादित है। अगली पहाड़ी आप देख रहे हैं मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी, यहाँ पे आपने मिस्मी देखा था, अबोर देखा था, मिरी देखा था, डाफला देखा था। ये है मिकिर पहाड़ियाँ। मिकिर पहाड़ी आसाम की एक पहाड़ी है। कहाँ की है, आसाम की पहाड़ी है। आसाम के मध्य भाग के उत्तरी हिस्से में ये पाई जाती है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, उसके दक्षिण में आप देख सकते हैं मिकिर पहाड़ियां, कोई दिक्कत नहीं, मिकिर जनजाति निवास करती है। आसाम के दक्षिणी हिस्से में एक आप देख रहे हैं रेंगमा पहाड़ियां, ये भी आसाम में है। आसाम के दक्षिणी भाग में यहाँ पे एक जनजाति रहती है रेंगमा। खासकर ये रेंगमा जो है ये बांस और ताड़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश की एक हमने छोड़ दी थी पटकाई बूम, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पटकाई बूम पहाड़ी, ये है अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है। अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है चांगलांग, वहां पर स्थित है। ये जो पटकाई है ये झूम कृषि करती हैं, झूम कृषि करने का काम करती हैं, जला के आगे बढ़ जाती है खेती को, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। नागा पहाड़ी म्यांमार सीमा से लगा हुआ जो मणिपुर का क्षेत्र है, सॉरी नागालैंड में बनाना था, नागा पहाड़ी गलत बन गया है, यहां पे बना लीजिए नागा पहाड़ी। ये नागालैंड में मणिपुर सीमा, सॉरी म्यांमार की सीमा रेखा और नागालैंड की सीमा रेखा के सहारे विस्तृत है। यहाँ पर जो नागा लोग हैं ये स्थानांतरित खेती करते हैं, स्थानांतरित खेती करते हैं, जबकि पटकाई बूम आप देख रहे थे झूम कृषि कर रहे थे। यहाँ पे नागा जनजाति निवास करती है। जो नागा पहाड़ी है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है सरामती या सरामती,
जो 2637 मीटर ऊंचाई पर है। ये नागालैंड की भी सर्वोच्च चोटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, बरैल पहाड़ी दिख रही है। बरैल पहाड़ी जो है आसाम, मणिपुर और नागालैंड में फैली हुई है। खासकर ये इसका फैलाव जो है आसाम और मणिपुर में है, लेकिन नागालैंड को भी ये टच करती है, तो नागालैंड भी आपको लिख लेना है। तो आसाम, मणिपुर, नागालैंड के सहारे ये देखिए बरैल पहाड़ी इधर ये फैली हुई है। बरैल पहाड़ी ये, तो बरैल पहाड़ियां जो है कहाँ फैली हुई हैं? आसाम, मणिपुर और नागालैंड में फैली हुई हैं, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं आसाम मणिपुर केवल लिखा हुआ है, तो वो अगर उस हिसाब से प्रश्न आए तो आप वो भी टिक कर सकते हैं। इसके पूरब में आप देखेंगे तो मणिपुर पहाड़ियां दिख रही हैं, जो कि मणिपुर में विस्तृत हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मणिपुर लोकतक झील मणिपुर की है, वो यहीं पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। एक नदी है बराक नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उद्गम यहीं पर होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली पहाड़ी आपको दिख रही है लुसाई पहाड़ी। लुसाई पहाड़ी मिजोरम के पूर्वी भाग में या उत्तर पूर्वी भाग में आप कह सकते हैं, कहां पे? मिजोरम में। मिजोरम के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है लुसाई पहाड़ियां। लुसाई पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है, या आप कह सकते हैं मिजोरम की भी सर्वोच्च चोटी है, वो है ब्लू माउंटेन। कौन सी है? ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन लुसाई पहाड़ियों की भी सर्वोच्च चोटी है, और मिजोरम की भी सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पे कोनगेट, लुसाई, ये सब जनजातियां निवास करती हैं। इसी का एक दक्षिणी भाग जो निकल के आता है उसे मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं लुसाई पहाड़ियों को ही मिजो पहाड़ी कह दिया जाता है, क्योंकि इसी का भाग है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद अगली पहाड़ी त्रिपुरा में आप देख रहे हैं। त्रिपुरा के मध्य भाग में विस्तृत है, त्रिपुरा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है बेटलिंग सिप करके है, मतलब ये इसमें बहुत ज्यादा कटक हैं, बहुत सारी घाटियां हैं। तो त्रिपुरा जो पहाड़ी है वो बहुत सारी इस तरह की स्थलाकृतियों से आच्छादित है। गारो, खासी, जयंतियां, तीनों ये मेघालय की पहाड़ियां हैं। कहाँ की हैं? मेघालय की पहाड़ी है। मेघालय के उत्तरी भाग में ये आप देख रहे हैं, ये गारो पहाड़ी है। उसके बाद जो देख रहे हैं ये खासी है। उसके बाद जो देख रहे हैं ये जयंतिया पहाड़ी है, ठीक। ये तीनों ध्यान रखिएगा। मध्य भाग में खासी है, इधर गारो है, उधर पूरब की तरफ क्या है? जयंतिया है। जो गारो पहाड़ी है वो कह सकते हैं पश्चिमी मेघालय में स्थित है। गारो पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो नोकरेक है। नोकरेक 1400 मीटर, जो मेघालय का सर्वोच्च शिखर भी है, नोकरेक है, ठीक है। 1412 मीटर इसकी ऊंचाई है, सर्वोच्च शिखर है, गारो जनजाति रहती है। जबकि खासी पहाड़ियां देख रहे हैं, मेघालय का केंद्रीय भाग, मेघालय के बीचों बीच भाग में स्थित है। यहीं पर शिलांग है, चेरापूंजी है, मासिनराम, जो बहुत ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं, यहीं पर स्थित है। यहाँ पर खासी जनजाति रहती है। जयंतिया आप देख रहे हैं, जयंतिया मेघालय के पूर्वी भाग में आप कह सकते हैं स्थित है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी शायद मारिंगसन करके कोई है, वो है। यहाँ पे सबसे लंबी गुफा भी पाई जाती है, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो तीनों जो है मेघालय में है। अगला आरावली श्रेणी आप देख रहे हैं, आ जाइए उस पर। आरावली श्रेणी गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक इसका पूरा विस्तार है। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा विस्तार जो देख रहे हैं, ये किसका देख रहे हैं? आरावली का। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, पालमपुर गुजरात में है, दिल्ली तक विस्तृत है। यही पहाड़ी जब राजस्थान के अलवर में पहुंचती है, राजस्थान के अलवर में इसको हर्षनाथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जब उदयपुर पहुंचती है तब इसको जरगा नाम से जानते हैं। तो अलवर में हर्षनाथ के नाम से, उदयपुर में जरगा पहाड़ियों के नाम से आरावली पर्वत श्रेणी को नाम जानते हैं। जबकि राजस्थान में जो इसका प्राचीन नाम है वो मेवात है, ध्यान रखिएगा। और जो आरावली पर्वत श्रेणी है, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। वैसे शिखर अभी सारे पढ़ाएंगे। राजस्थान का भी सर्वोच्च शिखर है, 1722 मीटर ऊंचाई है, तो आरावली का सर्वोच्च शिखर है। माउंट आबू पहाड़ियों में स्थित है ये जो गुरु शिखर है। आरावली की माउंट आबू पहाड़ी है, वहीं पर इसका सर्वोच्च शिखर स्थित है। यहाँ पे बनास नदी निकलती है आरावली पर्वत श्रेणी से, लूनी नदी, सुवर्ण रेखा नदी। ये जो आरावली पर्वत श्रेणी है सीसा के लिए, तांबा के लिए, जस्ता के लिए, चूना के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आरावली एक अवशिष्ट रेजिडुअल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद विंध्य श्रेणी देख रहे हैं। विंध्य श्रेणी का फैलाव उत्तर प्रदेश के हल्का सा ऊपर मिर्जापुर क्षेत्र और मध्य प्रदेश में पूरा विंध्य श्रेणी का फैलाव आपको देखने को मिल जाएगा। मालवा का पठार ऊपर है, उसके दक्षिण में, मालवा के पठार के दक्षिण में विंध्य श्रेणी का विस्तार आप देख रहे हैं, ठीक है।
ये आप कह सकते हैं कि उत्तर का जो विशाल मैदान है पूरा और जो प्रायद्वीपीय भारत है, दोनों के बीच जल विभाजक का काम विंध्य श्रेणी करती है। यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर मिलता है विंध्य श्रेणी में। लाल बलुआ पत्थर यहाँ का इतना प्रसिद्ध है कि उसके लिए भवन निर्माण किए जाते हैं, जैसे लाल किला वगैरह यहीं से बना है। हीरा सबसे बड़ा जो मिला था पन्ना में वो यहीं से मिला था, इसी क्षेत्र में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, विंध्य क्षेत्र में है। उसी के विंध्य के समानांतर दक्षिण में ये देखिए फैलाव है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। तो सबसे ऊपर अरावली, फिर विंध्य, फिर सतपुड़ा हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है विंध्य के समानांतर जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ फैली हुई है। इसके ऊपर जो है सतपुड़ा के ऊपर नर्मदा नदी बहती है और नीचे ताप्ती नदी बहती है या तापी नदी। तो नर्मदा और तापी नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पड़ती है। के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये आप ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा जो है ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसके पूरब में आप जाएंगे तो बहुत सारी है, राजपीपला है, महादेव है, मैकाल है, ग्वालीगढ़ है, ये सब चोटियां आपको देखने को मिलेगी। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी जो है वो है धूपगढ़, 1350 मीटर ऊंची है। धूपगढ़ है 1350 मीटर। मैकाल श्रेणी देखिए, सतपुड़ा के बाद एक छोटी सी श्रेणी दिख रही है महादेव, उसके बाद ये मैकाल श्रेणी आपको दिख रही है। मैकाल श्रेणी जब आप देखते हैं तो ये ध्यान रखिए सतपुड़ा का ही पूर्वी भाग है, महादेव भी सतपुड़ा का ही भाग है। ये मध्य प्रदेश का शहडोल डिस्ट्रिक्ट है, मांडला डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का बिलासपुर वाला एरिया, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी विस्तृत है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी आप देखेंगे तो अमरकंटक है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक है, ध्यान रखिएगा। सोन नदी हो गई, बेन गंगा नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, ये अमरकंटक के पहाड़ी से ही निकलती हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं स्थित है। अगला देखिए सतमाला पहाड़ियां। सतमाला पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा रेखा, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, और ये सतमाला पर्वत श्रेणी है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात में विस्तृत है, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश गुजरात में इनका विस्तार देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप उसके पूर्व में जाएंगे तो अजंता पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिल रही है। अजंता जो पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार महाराष्ट्र में देखने को आप मिलता है। ये देखिए महाराष्ट्र में विस्तार है, पूर्वी महाराष्ट्र में इसको विस्तार देखने को मिलता है। आप ये भी कह सकते हैं ताप्ती नदी जो है उसके दक्षिण में अजंता पर्वत श्रेणी है, और पूर्व में अगर देखेंगे तो दुधना नदी जहां पर है वहां तक इसका विस्तार है। अजंता श्रेणी 29 गुफाओं का जो है क्या कह सकते हैं उसको, 29 गुफाओं की एक श्रृंखला है कह सकते हैं, जो गुप्तकालीन भित्ति चित्रों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद बालाघाट देख रहे हैं। बालाघाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उसके नीचे आप हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी देख रहे हैं। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी जो देख रहे हैं ये गोदावरी और भीमा नदियों के बीच में जल विभाजक का काम करता है, ये ध्यान रखना है। पुणे के उत्तर में स्थित है, यह भी ध्यान रखना। कृष्णा गोदावरी नदी का भी जल विभाजक का काम करता है। ये मेनली कृष्णा और गोदावरी का ही करता है। भीमा और गोदावरी भी जो है जल विभाजक का काम यही करता है, हरिश्चंद्र श्रेणी। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो कलसुबई है। कलसुबई कितना है? 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है हरिश्चंद्र श्रेणी की। बालाघाट आपने देखी ली, कोई दिक्कत नहीं है। बालाघाट हमने आपको बता दिया। जो बालाघाट श्रेणी है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में, उत्तरी पश्चिमी हिस्से में आप कह सकते हैं। यहाँ से बालाघाट से एक नदी निकलती है, उसको मंजरा नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैग्नीज हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं खनिज। अगला गिरनार पहाड़ियां। देखिए ये है गिरनार पहाड़ी, गुजरात के दक्षिण में गिरी पहाड़ी गिरनार पहाड़ियां हैं। उसके बीच में आप मांडव पहाड़ी देख रहे हैं, उसके ऊपर आप कच्छ पहाड़ियां देख रहे हैं। उसके बाद ये महादेव पहाड़ी, पहले ही आपको बता चुके हैं, महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में, मैकाल के पश्चिम में, सतपुड़ा के पूर्व में स्थित है। गिरनार पहाड़ियां जो है ये गुजरात के जूनागढ़ स्थित में है। गिरनार पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है वो गोरखनाथ है, शायद 637 मीटर ऊंचा है। गोरखनाथ है जो गिरनार पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है, ये आपको ध्यान में रखना है। मांडव पहाड़ियां जो है ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। काठियावाड़ जो कच्छ पहाड़ियां ये भूकंप क्षेत्र में स्थित है। काफी भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील एरिया है ये जो कच्छ पहाड़ियां है, ठीक है। गुजरात के एकदम पश्चिम में आप देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। महादेव पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार के आसपास महानदी घाटी में ये अवस्थित है। महानदी मतलब इसका फैलाव ऐसे है, तो महानदी जो है वो इसको काट कर बहती है महादेव पहाड़ी को, ये ध्यान में रखिएगा।
राजमहल पहाड़ी, पहली जो सबसे उत्तर पहाड़ी दिख रही है वो राजमहल है, उसके बाद दूसरी दिख रही है वो गड़जात है, उसके बाद आपको मलयगिरी पहाड़ी दिख रही है, उसके बाद जो दिख रही है ये नयागढ़ दिख रही है, उसके बाद रंपा पहाड़ी दिख रही है। रंपा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, ये उड़ीसा में है, नयागढ़ मलयगिरी भी उड़ीसा में है, और ये जो आपकी दिख रही है क्या नाम गड़जात पहाड़ी, ये उड़ीसा और झारखंड में इसका फैलाव देखने को मिलेगा। और जो ये राजमहल पहाड़ी दिख रही है इसका झारखंड में फैलाव है, ये ध्यान रखिएगा। राजमहल जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, अभी उत्तर से दक्षिण क्रम वैसे क्रम से ही हमने लिखा है, लेकिन क्रम अभी आपको हम दिखा देंगे क्रम, ठीक है। झारखंड में फैलाव है राजमहल पहाड़ियों का। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो पारसनाथ है राजमहल पहाड़ियों की। कौन सी है? पारसनाथ राजमहल पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखिएगा। तांबा, लोहा, मैग्नीज इन सबसे समृद्ध है राजमहल की पहाड़ियां। गड़जात पहाड़ियां हमने बताया उड़ीसा और झारखंड में विस्तृत है, महानदी घाटी में अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। मलयगिरी जो है गड़जात पहाड़ियों का ही भाग है, हालांकि जिसका भाग कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। मलयगिरी इसका सर्वोच्च शिखर भी है। नयागढ़ पहाड़ियां पूरी तरह से आप देख रहे हैं उड़ीसा में है, जो ये सभी पूर्वी घाट का, नयागढ़ वगैरह पूर्वी घाट का अंग है, ये ध्यान रखिएगा। पूर्वी घाट का ही अभिन्न अंग है, ये खनिज संसाधनों से युक्त है नयागढ़, जैसे लोहा, लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, लाइम स्टोन हो गया, ये सबसे समृद्ध है नयागढ़ की पहाड़ियां। रंपा पहाड़ियां आप आंध्र प्रदेश में देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद दो पहाड़ी इधर आप शेषाचलम और नल्ला मलाई देखेंगे, आइए देख लेते हैं। इसके बाद आप शेषाचलम, ये शेषाचलम पहाड़ी है, इसी के पूरब में आप नल्ला मलाई देख सकते हैं। रंपा पहाड़ी यहाँ पे देखी थी आपने। आंध्र प्रदेश में रंपा पहाड़ी हो गई, नल्ला मलाई हो गई, शेषाचलम हो गई। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आप पालकोंडा पहाड़ी देख रहे हैं, ये सभी आंध्र प्रदेश की हैं, ये ध्यान रखना है, सभी आंध्र प्रदेश की, यहाँ तक ये सभी आंध्र प्रदेश। शेषाचलम, नल्ला मलाई, पालकोंडा और रंपा। शेषाचलम जो है 7 पहाड़ियों का समूह है, ध्यान रखिएगा। तिरुपति जहां लोग दर्शन करने जाते हैं यहीं स्थित है, ये सब आंध्र प्रदेश में है। जो नल्ला मलाई पहाड़ी है इसे ब्लैक पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी है, उसके दक्षिण में अवस्थित है, खासकर आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा भी आंध्र प्रदेश में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो दिख रही है ये जावेदी पहाड़ियां हैं, देखिए क्रम से ही लिखा है, ये उत्तर से दक्षिण क्रम आप देख सकते हैं। जावेदी पहाड़ियां हैं, उसके बाद सेवराय पहाड़ियां हैं, सेवराय पहाड़ियां हैं। तो जावेदी पहाड़ी आपको दिख रही है, सेवराय। जावेदी पहाड़ी जो है तमिलनाडु का बिल्लौर डिस्ट्रिक्ट है, वो पूर्वी घाट का ही अंग है, एल्युमिनियम को पाया जाता है। ऐसे सेवराय पहाड़ियां जब आप देखते हैं तो तमिलनाडु के मध्य में स्थित है। इसको सन्यासी मलाई डब पहाड़ियां यहाँ का सर्वोच्च शिखर है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके नीचे ये जो दिख रहा है ये पंचमलाई है, पंचमलाई। आइए आगे देखते हैं पंचमलाई को। ये देखिए ये पंचमलाई है, पंचमलाई ऊपर लिखा है, हाँ लिखा है पंचमलाई। पंचमलाई पहाड़ियां जो है तमिलनाडु के मध्य के दक्षिण में स्थित है, इलायची पहाड़ियों के ऊपर है, ये ध्यान रखिएगा। जो पंचमलाई है यहाँ पे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम बड़ा फेमस है, समुक्ता नदी यहाँ से बहती है, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। समुक्ता नदी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद पालिनी पहाड़ियां, ये बीच वाली आप देख रहे हैं, ये पालिनी पहाड़ियां हैं जो तमिलनाडु में है। ये इलायची पहाड़ी आप देख रहे हैं, इलायची पहाड़ी दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी आप देख रहे हैं, इलायची पहाड़ियां। यहाँ पर इलायची उत्पादन होता है इसलिए प्रसिद्ध है। केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये आपको अन्नामलाई दिख रही है, अन्नामलाई। और ये वाली नीलगिरी है, नीलगिरी। अन्नामलाई जो आप देख रहे हैं इसका सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी, जो कितना है 2695 मीटर ऊंचा है, 2695। और नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है, दोदा बेटा 2637 मीटर ऊंचा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जो अनाईमुड़ी है वो अन्नामलाई क्षेत्र में है। अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर है और दक्षिण भारत का भी सर्वोच्च शिखर है, ध्यान रखिएगा। अन्नामलाई का विस्तार तमिलनाडु और केरल में देखने को मिलता है। जो अन्नामलाई पहाड़ियां हैं इनको एलिफेंटा पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। अनाईमुड़ी अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। तमिलनाडु जो नीलगिरी आप देख रहे हैं इसको ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। खासकर ये इसका विस्तार तमिलनाडु में है, लेकिन केरल से थोड़ा सा टच होता है। इसका सर्वोच्च शिखर मैंने आपको बताया दोदा बेटा है, 2637 मीटर ऊंचा है। इसके जब उत्तर में आप जाएंगे तो एक चोटी मिलेगी, ये आपकी ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी के बाद ये बाबा बदून है,
बाबा बदून पहाड़ी जो लौ एस के लिए खूब प्रसिद्ध है। उसके ऊपर आप देख रहे हैं चित्रदुर्ग है। उसके ऊपर आप देख रहे हैं तो ये महाबलेश्वर है। उसके ऊपर आप देखेंगे तो हरिश्चंद्र हो जाएगी, हरिश्चंद्र। उसके ऊपर आप देखेंगे तो बालाघाट श्रेणी हो जाएगी, बालाघाट। ये स्थिति है। बाबा बदून जो पहाड़ी आप देख रहे हैं बेंगलुरु में, खासकर कर्नाटक में, यहाँ की सर्वोच्च मुलयागिरी या मलयागिरी, मुलयागिरी है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य है, यहाँ पे केमानगुंडी हिल स्टेशन है, लौ एस का भंडार है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य। चित्रदुर्ग जो पहाड़ी देख रहे हैं कर्नाटक में है। महाबलेश्वर ये महाराष्ट्र में है, कृष्णा नदी का उद्गम यहीं से होता है। अगर हम थोड़ा सा क्रम आपको बताएं, मान लीजिए उत्तर से दक्षिण क्रम अगर हमको लगाना हो, उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से साउथ क्रम हम लगाना चाहते हैं सभी पहाड़ियों का। एक बार दक्षिणी भारत की यानी पश्चिमी घाट की, एक बार पूर्वी घाट के लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्वी घाट का लगाते हैं। पूर्वी घाट का जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले हम देखे थे राजमहल पहाड़ी आ रही थी। कौन सी पहाड़ी आ रही थी? राजमहल पहाड़ियां हमने देखा था, ठीक है, राजमहल देखा था। उसके बाद गढ़जात देखा था, उसके बाद मलयागिरी देखा था ना। ये क्रम चल रहा है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पूर्वी घाट में लगातार हम लोग देख रहे थे, जो ये स्थिति थी इसमें देख रहे थे, यहाँ 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 यहाँ। तो राजमहल, गढ़जात, उसके दक्षिण में मलयागिरी, उसके दक्षिण में नायागढ़, उसके दक्षिण में रंपा, उसके दक्षिण में नल्लामलाई, उसके दक्षिण में या बगल में आप कह सकते हैं शेषाचलम थी, शेषाचलम। ये तो आपने देखा था ना शेषाचलम तक। उसके दक्षिण में आप देख रहे थे पालकोंडा, पालकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा। अब इसके नीचे से दक्षिण हम ले जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पालकोंडा के बाद हम लोगों ने देखा था जावेदी पहाड़ियाँ, जावेदी के बाद पालनी पहाड़ियाँ देखा था, पालनी के बाद हम लोगों ने इलायची पहाड़ियाँ देखा था। एक कोई छूटी है ना, एक कोई छूटी है ना, नहीं छूटी है, जावेदी, पालनी, इलायची। ये पूर्वी घाट की हो गई। अब आइए पश्चिमी घाट की देख लेते हैं। पश्चिमी घाट की देख लीजिए। पश्चिमी घाट की जो क्रम लगेगा, पश्चिमी घाट के क्रम में हम बालाघाट से लेके चलते हैं। आप चाहें तो आरावली और उसके बाद विंध्य, उसके बाद सतमाला से लेके चल सकते हैं। चलिए वहीं से लेके चलते हैं। आरावली हो गया, उसके बाद विंध्य हो जाएगा, उसके बाद सतमाला हो जाएगी, उसके बाद जो है बालाघाट हो जाएगी, बालाघाट के बाद आपकी हरिश्चंद्र हो जाएगी, हरिश्चंद्र, उसके बाद महाबलेश्वर, बलेश्वर, उसके बाद चित्रदुर्ग हो जाएगा, चित्रदुर्ग, चित्रकूट के बाद बाबा बदून, बाबा बदून के बाद आप लिख सकते हैं वो ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। इसके बाद ऊपर जा रहे हैं ब्रह्मगिरी के बाद, ब्रह्मगिरी के बाद देख लीजिए कौन सी आएगी, ब्रह्मगिरी है। उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई, उसके बाद जाएंगे तो नीचे इलायची पहाड़ियाँ, और फिर इलायची पहाड़ियों से ऊपर शुरू हो जाएगा। तो ये जो उत्तर से दक्षिण क्रम बताया है ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। अच्छे से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि आरओ एग्जाम टला है, पीसीएस टल गया है। अब आपको बहुत समय मिल गया है, लेकिन सबके पास समय है, सबको समय मिला है। ऐसे ही जो प्रायद्वीपीय भारत है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, वहाँ जो प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ हैं उनको पश्चिम से पूर्व क्रम भी लगा लीजिएगा। जो हमने पूर्वी भारत 7 बहने में जो पहाड़ियाँ बताई हैं उनको उत्तर से दक्षिण लगा लीजिएगा, पूर्व पश्चिम 2-4 बार देख लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।